अब अगर याद किया जाए तो ये जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये फॉर्मूला काफी कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस का, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, G एक मास m1 एक मास m2, नीचे आर स्क्वायर। तो दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? ये भी सवाल बोर्ड का बड़ा फेवरेट होता है कि इन दोनों लॉज में सिमिलैरिटी क्या है। तो पहली सिमिलैरिटी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की दिख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलैरिटी। पहली तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। अब दोनों में अलग अलग सेंटर, इसमें सेंटर ऑफ मास, इसमें सेंटर ऑफ चार्ज होता है। सेंटर ऑफ चार्ज जैसे हम नहीं पढ़ते, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस। बताओ, खुद से सोच के बताओ दोनों में डिफरेंस। अगर याद करो तो पहले तो सिंपल कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसी हो सकती है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। और ये जो Fg है ये कैसी होगी? ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो मासेस एक दूसरे को हमेशा प्यार करते हैं, है कि नहीं? हमेशा चिपक जाते हैं दो मासेस एक दूसरे को हमेशा। आए हाय प्यार में हुए सर हम बर्बाद। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अगर आप याद करो तो इस G को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, यानी G मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये जो G है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट है मीडियम की, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यानी दो मास के बीच की फोर्स पानी में निकालो, जमीन पे निकालो, ठीक है, खाने के बाद पेट के अंदर निकालो, किसी भी मीडियम में निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बिकॉज G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। पर यहां का कांस्टेंट हमने के बताया मीडियम पे डिपेंडेंट है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। वैसे तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप ये दोनों लिखो। जैसे एक डिफरेंस बड़ा ही प्रोमिनेंट है कि ये फोर्स बहुत बड़ी होती है, ये फोर्स बहुत छोटी। देखो ये जो G की वैल्यू है अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और K की वैल्यू फॉर एयर हमने, फॉर वैक्यूम, फॉर फ्री स्पेस आज बात की, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो ये 10⁻9 है, वो 10⁻11। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। ये वाली फोर्सेस जनरली बड़ी आती है, छोटी आती है बिटवीन एनी टू मासेस। अभी करके देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी बड़े मैग्नीट्यूड की। चलिए सवाल लिया जाए अब K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे। चलिए पहला सवाल लें, मिटा दिया जाए इसको। ओके, ऐ काश के अब होश में हम आए न पाए, ऐ काश के अब होश में हम आए ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के अब होश में हम आए ना पाए। ठीक है, अभी बताएंगे कहां कहां कूलम्स के लॉ वैलिड नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते, ठीक है, वो भी बताएंगे लिमिटेशन क्या क्या है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ ये नेगेटिव में होता है, पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव। तो यार ये सब तो आप समझ सकते हो, मेरे को परेशान करने के लिए ऐसे सवाल क्यों पूछते हो सर, मजा आता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
बाकी कांस्टेंट वगैरह की बात करें तो हमसे ये एयर पूछा है, इन एयर। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो के मैं बता चुका हूँ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जी की वैल्यू बता चुका हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ Fe टू Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेट्स दैट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, खुद से सॉल्व करेंगे। A B C D। ऑप्शन 1 है 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, 10 की पावर 40। तो अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है रेशियो कितना आ रहा है। चलिए ट्राई करें, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। F इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F ग्रेविटेशनल विल बी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितने डिस्टेंस पे रखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। बात हो रही है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, Q1 Q2 बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगा, मतलब M1 M2 भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ऊपर K इंटू क्यू स्क्वायर, नीचे G इंटू एम स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, G की जगह 6.67 इंटू 10⁻11 स्वाहा, इंटू M की जगह रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर स्वाहा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10 की पावर 42, मतलब बड़ा फेमस टर्म है ये सब, 10 की पावर 42। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 42 गुना बड़ी है, बहुत बड़ी है। यानी यहां अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुत बड़ी है। तो यही मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज मच 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका रीजन क्या है? रीजन है इसका कांस्टेंट के बहुत बड़ा है, इसका कांस्टेंट जी बहुत छोटा है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो 2 प्रोटॉन के लिए यही खेल खेल के देख लेना। प्ले द सेम गेम फॉर 2 प्रोटॉन इफ यू वांट टू। यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27। सुन रहे हैं? सुन रहा है? प्रोटॉन के लिए ट्राई करना खुद से। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? मिटा दें? ओके चलिए, तो बेसिक कूलम्स लॉ पे एक सवाल और करा दे। चलो एक सवाल और देख लो, ये भी बोर्ड में आने लायक सवाल है। तो यार ये मत पूछा करो कि लेक्चर बोर्ड का है, जेई का है, नीट का है। शुरुआत में पूरा बोर्ड लेवल पे चलता रहता है, बाद में सवाल अच्छे आने लगते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखो, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, आए हाय हाय, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बराबर है कि नहीं पता नहीं, such that when these 2 parts are kept at some separation, the electrostatic force, Fe लिख दें, the electrostatic force between them is maximum. Find charge on each part. करेंगे खुद से, ट्राई करें। एक कैपिटल चार्ज Q को हमने 2 स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q1 Q2 में, और हमसे कहा है कि अब जो Q1 Q2 के बीच की फोर्स है वो मैक्सिमम आ रही है। तो आप बताओ Q को कैसे डिवाइड करेंगे? ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। हो गया? हो गया? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं जो 2 पार्ट हैं, जो 2 चार्जेस हैं, एक को मान लेते हैं x, एक हो जाएगा q माइनस एक्स। बोलो सही है? एक को मैंने मान लिया x, एक हो जाएगा q माइनस एक्स। इनके बीच का सेपरेशन चलो r मान लेते हैं, वैसे भी r से तो मतलब है नहीं, एट सम सेपरेशन। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? हो जाएगी k इंटू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर का स्क्वायर।
अब हमसे बोला है कि F कैसा है, मैक्सिमम है, F इज मैक्सिमम। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? अच्छा यहां से जरा F को हम और लिखें तो हम F को लिख सकते हैं k x क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो F डिपेंड कर रहा है किस पे, R तो फिक्स्ड है, सम सेपरेशन, कैपिटल Q एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, K फिक्स्ड है यानी X पे, यानी F डिपेंड कर रहा है X पे। तो याद है अगर Y X पे डिपेंड कर रहा हो और आपको Y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो आप क्या करते थे, dy बाई dx की वैल्यू 0 कर देते। याद है मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका, Y यदि X पे डिपेंड कर रहा है, Y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो dy बाई dx 0। तो हम यहां Y की जगह कौन है, फोर्स है जो X पे डिपेंड कर रहा, तो हमें करना होगा df बाई dx इज इक्वल्स टू 0। बोले समझ में आया? इसको याद रखना आगे पूरे सिलेबस के लिए, जब भी कोई क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, समझ में आया? तो अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तेज तो नहीं हो रहा, बहुत आसान है यार सब। तो हमें अगर ये क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx यानी df बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा k क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 2k x बाई आर स्क्वायर। बोलो सही है भाई, x की पावर 2 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा 2kx। अब किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे टाइप करेंगे डिफरेंशिएशन, फिजिक्स वाला क्लास 11th का है, उसको देखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम तो देखना पड़ेगा, यस, भाग नहीं सकते, कब तक भागोगे? अच्छा अब क्या होगा, यहां से आर स्क्वायर दोनों में एलसीएम हो गया, उधर जाके 0 हो गया, के कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी 2x। बोलो सही है? ये आर स्क्वायर उधर जाके 0, के क्यू इज इक्वल, करना पड़ता है सब, के क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2k x इज इक्वल्स टू 0। ये के कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी 2x यानी x की वैल्यू होगी q बाई 2। तो दो पार्ट क्या होंगे, पहला पार्ट हो गया q बाई 2, दूसरा q माइनस x। x कितना है, q बाई 2, q माइनस q बाई 2, q बाई 2, यानी दोनों पार्ट बराबर हैं q बाई 2, q बाई 2। तो ये देख लो, ये याद रखो कि अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए और किसी चार्ज को दो पार्ट में तोड़ना हो तो आधे आधे में तोड़ दो, फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। ये चीज मास में भी वैलिड होगी। मान लो एक बड़ा सा मास m है, उसको दो पार्ट में तोड़ें और बोलें कि फोर्स ग्रेविटेशनल की उसमें मैक्सिमम है, तो m बाई 2, m बाई 2। क्लियर है? मिटार दे, मिटार दे, मिटार दे। अच्छा तो ये तो कोई बहुत बेसिक से सवाल हमारे, ये सब तो आपको पता था ना, dy बाई dx को 0 करते हैं, एकदम ही गधा तो नहीं कोई बैठा है। अरे सर यानी ये याद रखो, कोई भी क्वांटिटी y अगर x पे डिपेंड कर रही है और y की हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो तभी होगी जब dy बाई dx की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो यहां पे फोर्स x पे डिपेंड कर दो, df बाई dx को हमने 0 कर लिया। क्लियर है? ओके चलिए अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अच्छा ये देखो कब नहीं लगेगा, कूलम्स लॉ है ना, व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन ये है कि आप इसको एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं लगाना। एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। एक्सटेंडेड चार्ज समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली, यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली, पॉइंट चार्ज ना हो, है ना, ये यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम, यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम, ऐसे है। दो बड़े बड़े चार्जेस बगल बगल रखे हैं तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। इट इज वैलिड ओनली ऑन, इट इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ चार्ज एट रेस्ट पे लगाया जाता है, बट इसको कई लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। समझो कूलम्स लॉ कब वैलिड है? जब बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, तब ये लॉ लगा सकते हैं। इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन, तब आप ये लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां तक सब सही पढ़ रहे हैं कि अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 स्टैटिक है, रुके हुए हैं, तब तो कूलम्स लॉ वैलिड है। दोनों चार्जेस Q1 Q2 मोशन में है, तब कूलम्स लॉ नहीं वैलिड है। पर एक चार्ज मोशन में हो
और एक चार्ज रेस्ट में हो तब क्या होगा? एक चार्ज मोशन में, एक चार्ज रेस्ट में, तब कूलम्स लॉ वैलिड है। यानी कूलम्स लॉ सिर्फ तब नहीं वैलिड है जब दोनों के दोनों चार्ज जुर्र 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 चलने लगे, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चले, चाहे वेरिएबल स्पीड से चले, चाहे एक्सेलरेशन से चले, जैसे भी, उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों चार्ज मूव करने लगे देन कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। एक मूव कर रहा है, एक रेस्ट पे है, वैलिड है। दोनों रेस्ट पे हैं तब वैलिड है। और कहां लगाना है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की फीलिंग दे दी। और एक्सटेंडेड चार्जेस को अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ना पूरा यूनिट। कंटिन्यूअस चार्जेस में, तो कंटिन्यूअस चार्जेस को कैसे डील करना है? गॉस लॉ आएगा, हाय हाय हाय, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो उन सब में इसका डिस्कशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें?